हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल 2022 आ गया है, एक नया साल आ गया है और एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हमें फिर से अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए कि इस वर्ष हमारा साल जो है बिल्कुल बेकार नहीं जाना चाहिए। इस वर्ष हम जरूर कहीं ना कहीं सेलेक्ट हों, यानी कि सफलता जरूर हासिल करें। आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज के अपने पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न है क्या। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक तरीके से कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 से और आर्टिकल 50 और आर्टिकल 45 से। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 48 में यह चर्चा की गई है कि राज्य क्या करे कि पर्यावरण का संरक्षण करे और संवर्धन करे और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास भी करे, और राज्य ने ऐसा किया भी हुआ है। और इसके बारे में जो चर्चा की गई है संविधान के भाग 4 में की गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह बात बताया गया है और किसमें, आर्टिकल 48 में बताया गया है कि राज्य क्या करे कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 122 की बात करते हैं तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं केरल की बात करते हैं। तो केरल में जो प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। तो ध्यान रखिएगा, कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ का जो है कुचिपुड़ी है। तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं। तो यहाँ की भरतनाट्यम है। तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है? वो है भरतनाट्यम। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, फायान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ह्वेनसांग, हर्षवर्धन और इब्न बतूता, अकबर। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा इसमें मिलान नहीं कर रहा है? देखिए, मेगास्थनीज की बात करते हैं तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत आया था। फायान की बात करते हैं तो फायान भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। और ह्वेनसांग की बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था भारत। और इब्न बतूता की बात करते हैं तो यह अकबर के समय में नहीं आया था। इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ना कि अकबर के समय में आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इब्न बतूता का संबंध अकबर से नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और इसकी एक पुस्तक भी है। अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता की पुस्तक की बात कर लेते हैं तो एक और अतिरिक्त जानकारी ध्यान रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। तो ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता की पुस्तक का नेम क्या है? रिहला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो जैसलमेर, लद्दाख की बात कर लेते हैं और मेघालय की बात करते हैं और दार्जिलिंग की बात करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो ठंडा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके आंसर की बात करते हैं तो दूसरा सही हो जाएगा, जो एक तरीके से लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अभी आपने देखा कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी इसे परिवर्तित कर दिया गया है।
इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो पहला ऑप्शन कहता है कि काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन कहता है जलोढ़ मिट्टी, और तीसरा ऑप्शन कहता है लाल मिट्टी, और चौथा ऑप्शन कहता है कि बलुई मिट्टी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो भारत में देखा जाए तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत में, जो कि यह लगभग देखा जाए तो 22% क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो यह 22% क्षेत्रों पर पाई जाती है। एक अतिरिक्त जानकारी में और ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण कैसे होता है कि इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा लाई गई बहाकर जो मिट्टियाँ होती हैं उसी से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। और सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं तो यही है, सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं तो यही है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, जो कि 22% क्षेत्रों पर पाई जाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है तो इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से होता है। और दूसरी बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 126 नंबर की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है जो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। मैंग्रोव वन है, अल्पाइन वन है, मानसून वन है और सदाबहार वन है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पाइन क्रम के वन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो एक तरीके से मैंग्रोव वन है, जो मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो मैंग्रोव वन जो है वो ज्वारीय तरंगों के लिए जाना जाता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विरुद्ध क्या करता है, अवरोधक का कार्य करता है मैंग्रोव वन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अल्पाइन की बात करते हैं तो अल्पाइन जो है चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है 127 की बात करते हैं। तो 127 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा और रबर। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए 127 का। तो 127 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण की बात करते हैं तो रबर सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित गृह गैस कहलाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि CO2, O2 और NO2 और NH3, और दूसरा ऑप्शन कहता है CFC और CO2, NH3 और N2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो CH4, N2, CO2 और NH3 और CFC, CO2 और CH4 और NO2। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए ऑप्शन। और साथ ही साथ जो हमारे नए साथी हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CFC तो है नहीं पहले वाले में, तो इसलिए इसमें गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर N2 नहीं होगा, ठीक है, और N2 इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। और मीथेन की भी कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पर मीथेन भी होना चाहिए था। और यहाँ पर तो मीथेन है लेकिन CFC नहीं है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ है, CFC भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CH4 यानी मीथेन भी है, और NO2 भी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ग्रीन हाउस
हाँ, हरित गृह गैस जो कहलाने वाली जो गैसें होती हैं वो CFC, CO2 और CH4, NO2, NO2, इस बात को ध्यान रखिएगा। Na2 को कहा जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। और ये जो है ये सारी गैसें जो हैं पृथ्वी का मापन, इनके वजह से क्या होता है, पृथ्वी का मापन बढ़ता है, सॉरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1945 की बात करते हैं, और 26 अगस्त 1945 की बात करते हैं, 6 अगस्त 1945 की बात करते हैं, और 8 अगस्त 1945 की बात करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहली परमाणु जो दुर्घटना हुई थी वो 6 अगस्त को हुई थी। अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था कि जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। और कब गिराया गया था, 6 अगस्त को। तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त को क्या हुआ था, 6 अगस्त को क्या हुआ था, जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिराया था। और एक और बात अतिरिक्त में ध्यान रखिएगा कि 9 अगस्त 1945 को, मतलब उसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने क्या किया, नागासाकी पर भी बम गिरा दिया, नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त की बात याद रखिएगा हिरोशिमा, 9 अगस्त की बात याद रखिएगा हिरोशिमा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉरी नागासाकी। 6 अगस्त की बात याद रखिएगा हिरोशिमा, और 9 अगस्त की बात याद रखिएगा नागासाकी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा यह बम गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो उसका प्रभाव आज भी है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर आज भी लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं, तो इसका प्रभाव आज भी देखने को वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। वृक्षों द्वारा, और मछलियों द्वारा, और जंतुओं द्वारा, और सूर्य के प्रकाश द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न यानी सरल प्रश्न है। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो वायु प्रदूषण कम हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। पहला ऑप्शन कहता है उभयधर्मी, दूसरा ऑप्शन कहता है उदासीन, और तीसरा ऑप्शन कहता है अम्लीय, और चौथा ऑप्शन कहता है कि क्षारीय। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मानव के पेट में देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट। दूसरी बात करते हैं कि वह भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। तो अम्लीय क्या करता है, भोजन की पाचन में सहायता करता है, और इसे जठर रस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे एक और बात याद रखिएगा अतिरिक्त जानकारी में, इसे जठर रस भी कहा जाता है। और इसका जो पीएच मान होता है 1.0 से लेकर 3.5 के मध्य होता है। और यह जो अम्ल होता है उच्च अम्लीय होता है या उच्च स्तरीय वाला अम्ल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया रोग की बात करते हैं। तो किस रोग के कारण होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम और एंट अमीबा और रिट्रोवायरस और साल्मोनेला की बात करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस रोग का जो वाहक होता है अतिरिक्त जानकारी में याद रखिएगा, इस रोग का जो वाहक होता है वो मच्छर होता है। और इस रोग में अगर देखा जाए तो आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। तो इस रोग में क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त की कमी आ जाती है। और जिसके वजह से क्या होता है कि रोगी को ठंड के साथ बुखार आता है, आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो इसके बारे में हमने आपको अतिरिक्त जानकारी में क्या क्या बताया है। एक तो हमने आपको बताया
कि मलेरिया के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम पॉल्सीफेरम के द्वारा होता है, यानी इसके कारण होता है। और इसका जो वाहक होता है, इस रोग का वाहक जो होता है मच्छर होता है। और इस रोग में क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाते हैं और तथा रक्त की कमी आ जाती है। और इसमें क्या होता है, रोगी को क्या होता है कि ठंड के साथ बुखार आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कि आघात वर्धनीयता, दूसरा ऑप्शन है चालकता, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और चौथा ऑप्शन है भंगुरता। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि 133 का आंसर कौन सा हो जाएगा। 133 का आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। गुण जो है निम्नलिखित में से गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, भंगुरता का गुण। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो पाया जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में बात करते हैं तो धातुओं में आघात वर्धनीयता, चालकता और घनत्व के गुण पाए जाते हैं। तो तीनों के गुण पाए जाते हैं धातुओं में, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो धातुओं में जो 3 गुण पाए जाते हैं, आघात वर्धनीयता, चालकता और घनत्व पाए जाते हैं, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं होती है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर हमें बताइए 134 का कौन सा सही हो जाएगा। 134 की बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। यहाँ पर पेड़ों की निम्नलिखित में से देखा जाए तो जो विशेषता है वो बरगद के पेड़ की जड़ों से नहीं होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो मतलब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में और भी कुछ अतिरिक्त जानकारी। देखिए बरगद के पेड़ की जड़ें की बात करते हैं तो यहाँ जो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो भोजन के भंडारण नहीं करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं इसी के संदर्भ में, तो ये शाखाओं से नीचे लटकी रहती हैं तथा खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। और बरगद में जड़ें जो होती हैं ज़मीन के भीतर पाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 135 की बात करते हैं तो 135 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन किस कारण से बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उनकी शारीरिक शक्ति के कारण और तीसरा ऑप्शन कहता है कि परावर्तित प्रकाश के कारण और चौथा ऑप्शन कहता है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो पशुओं की त्वचा पर जो विविध डिजाइन पाए जाते हैं किस कारण से पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, बस इसको थोड़ा से सोचना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि जलवायु के कारण क्या होता है। पशुओं की त्वचा पर आप डिजाइन देख सकते हैं। तो पशुओं के जो त्वचा पर एक तरीके से डिजाइन पाया जाता है उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि जलवायु के कारण होता है ऐसा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए एक और बातें ध्यान रखिएगा। जो कुल मिलाकर डिजाइन का मतलब रेखाएं या आकृतियां, ये सभी वही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ईटियोलॉजी और नियोलॉजी और इथियोलॉजी और डेमोलॉजी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि 136 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके आंसर की बात करते हैं तो इथियोलॉजी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथियोलॉजी के द्वारा, इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है या इसके अंतर्गत किया जाता है। और यह जो है एक जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत और जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता ज़्यादा पाई जाती है। पहला ऑप्शन कहता है दूध, आम, गाजर। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अंडा, मटर, मछली। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सोयाबीन और चना और मक्का। और चौथा ऑप्शन कहता है सेब, दही, मांस। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 137 की बात करते हैं, यानी कि इसकी बात करते हैं, तो 137 का आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सोयाबीन में जो है, सोयाबीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ही पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सोयाबीन यहाँ मुख्य हो गया, बाकी सब चना और मक्का तो आप जानते ही हैं। और इसमें ऑप्शन में नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी इसमें से जो है वो अपघट्य नहीं है और पर्यावरण के लिए घातक होते हैं। ठीक है, तो इस बात की बात करते हैं, तो इसके आंसर की बात करते हैं, इसके चौथा हो जाएगा। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा की बात करते हैं तो इनका अपघटन नहीं किया जा सकता है, ये जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं और इसलिए पर्यावरण के घातक के रूप में काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर और सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वन्यजीव अभ्यारण्य में से देखा जाए तो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरदोई में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, हरदोई जिला में है। हरदोई जिला कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हरदोई जिला, जहाँ से रवि जी बिलोंग करते थे, अगर आप लोगों को याद हो उनका नेम तो। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में है। तो ध्यान रखिएगा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में है। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो संत कबीर नगर में है। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में। तो हमने आपको पहली बातें बताया कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। और सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरदोई जिला में है। और उसके बाद की बात करते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ललितपुर में है। ये सारे जो हैं, जितने भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। चाहे संत कबीर की बात करते हैं, चाहे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, और चाहे हम हरदोई जिला की बात करते हैं, या महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ललितपुर में है। ललितपुर भी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके चारों वन्यजीव अभ्यारण्य को याद कर लीजिएगा, नहीं तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, संत कबीर नगर के ज़िले में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो हरदोई जिला में। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ललितपुर जिला में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। 25%, 30% और 50% और 10%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 10%। और इस नियम को या इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो लिंडमैन ने दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि इस नियम को जो दिए हैं इस नियम को किसने दिया है, तो लिंडेमान ने दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत को किसने दिया है या इस नियम को किसने दिया है, तो लिंडेमान साहब ने दिया। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन परत की बात करते हैं।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन कहता है 16 सितंबर को, और तीसरा ऑप्शन कहता है 22 अप्रैल, और पांचवा ऑप्शन कहता है कि 5 जून को। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 16 सितंबर को क्या होता है? 16 सितंबर को क्या 16 सितंबर को क्या होता है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 16 सितंबर को क्या होता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसमें अतिरिक्त जानकारी में देखा जाए तो 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 21 मार्च को होता है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च को क्या होता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को क्या होता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बात ये हमने आपको बताया यहाँ पर कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और 21 मार्च को क्या होता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को क्या होता है? 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के 2 4 5 प्रश्नों की। ठीक है, वैसे आज टाइम जल्दी हो गया। ठीक है, आज हमने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक वगैरह कर दीजिएगा। कम से कम 2 4 10 लोगों को शेयर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। 1 2 प्रश्न की बात करते हैं बस आज, बाकी कल हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, और व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, और प्रतियोगात्मक कक्षा, और उसके बाद बात करते हैं कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न की देख लेते हैं कि विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला ऑप्शन कहता है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा ऑप्शन कहता है सिर से पैर की ओर, तीसरा ऑप्शन कहता है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, चौथा ऑप्शन कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, कि विकास का जो सिरह पदाभिमुख का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो सिर से पैर की ओर आगे होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न क्या है? आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? मध्य बचपन का, और वयस्कावस्था, और प्रारंभिक बचपन अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, और जन्म से पूर्व का समय। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि चौथा का कौन सा सही हो जाएगा। देखिए अगर थोड़ा बहुत आप सोच पाएँ तो सोच सकते हैं कि चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, मध्य बचपन का समय भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वयस्कावस्था की बात करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे पहले भी एक अवस्था आती है, वो है प्रारंभिक बचपन के समय की बात करते हैं। तो उसमें बच्चा क्या होता है कि भाषा को बहुत जल्दी से सीख लेता, आसानी से सीख लेता, और कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, वो परिवार में रहता है, परिवार में जैसी भाषा बोली जाती है उसी भाषा को सुनता है, देखता है, समझता है, और उसी प्रकार से बोलने का वह प्रयास करता है। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। कल की क्लास में और भी हम कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।